हेलो डियर स्टूडेंट्स, अध्ययन द एफर्ट के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आप लोगों को कंप्यूटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर डील कर रहा था, जावा, जो कि JUT मीन्स झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, जो झारखंड पॉलिटेक्निक या झारखंड डिप्लोमा कह लो आप, उसके सेमेस्टर 5 का एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। तो हम लोग डिस्कशन क्या कर रहे थे इसमें, जावा के फीचर्स के बारे में, मींस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने 4 डिस्कशन किया था, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, उप्स जो है, उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, क्लास है, ऑब्जेक्ट है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन है एंड इनकैप्सुलेशन है। बट 2 जो पॉइंट्स और डिस्कशन करना रह गया था, दैट इज इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको दोनों को डिस्कशन करने से पहले, टॉपिक में आने से पहले एक बात याद दिला दे कि अध्ययन द एफर्ट में 19 अक्टूबर को, ठीक दुर्गा पूजा के बाद 19 अक्टूबर को फ्रेश बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक 19 तारीख को स्टार्ट होगा, और ये सिर्फ CSE 5th सेमेस्टर के लिए नहीं है। CSE मतलब कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अलावा कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, then mechanical, then electrical, then civil engineering, then ट्रिपल ई, तो हर एक ब्रांचेस के लिए 19 अक्टूबर को फ्रेश बैच स्टार्ट होगा। तो जो स्टूडेंट ऑलरेडी पहले से क्लासेस कर रहे हैं, पुराने बैचेस में कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो स्टूडेंट नहीं कर पाए, किसी कारण से वो रांची नहीं आ पाए, कॉलेजेस ओपन नहीं थे, तो डिले हो गया, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एक मतलब समझ लो कि अच्छा गुड लक है आपके लिए कि 19 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर हर एक ब्रांचेस का बैच, जिसमें एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया जाएगा, एकदम बिगिनिंग क्लास से पढ़ाया जाएगा। तो मतलब समझ लो कि आप शुरू से पढ़ सकते हो, तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो 19 अक्टूबर को अध्ययन में, ठीक है। जो ऑफलाइन ज्वाइन कर पाएंगे बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर पाएंगे उनके लिए ऑनलाइन फैसिलिटीज़ भी है। मतलब हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ही क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी अपलोड हो जाएंगे, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगा, अगर लाइव क्लासेस भी होते हैं, बट लाइव क्लास अगर मिस कर जाओ तो रिकॉर्डेड वीडियोस आप बाद में देख सकते हो, क्योंकि वही फिर अपलोडेड रहता है वीडियोस। PDF नोट्स मिल जाएंगे आपको, यूनिट वाइज हर एक यूनिट के आपको टेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे, टेस्ट होंगे, उसके बाद हर यूनिट का आपको अलग अलग इंडिविजुअल नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे फैसिलिटीज़ हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दें आपको कि लैटरल एंट्री में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं डिप्लोमा के बाद बीटेक में, तो अच्छे इंस्टीट्यूशन जैसे BIT सिंदरी में या वेस्ट बंगाल उड़ीसा के अच्छे कॉलेजेस में, तो D2D का प्रिपरेशन के लिए 18 अक्टूबर को हमारे यहाँ फ्रेश बैच स्टार्ट होगा। तो आप इसमें भी इनरोल करा सकते हैं, और ये भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा, क्योंकि लैटरल एंट्री कराने से आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं, डिग्री में एडमिशन लेते हैं D2D। तो D2D का बैच स्टार्ट हो रहा है 18 अक्टूबर को, ठीक है। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं जो हम लोग लास्ट जहाँ तक डिस्कस किए थे, ठीक उसके आगे। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ना, क्लास, ऑब्जेक्ट, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट वन इज इनहेरिटेंस। क्या है ये इनहेरिटेंस? तो आप जनरली जैसे रियल लाइफ में भी आप देखते हैं कि एक डॉक्टर का जो बेटा होता है, उसमें डॉक्टर का थोड़ा बहुत फीचर्स आ जाता है, मतलब कि गुण आ जाता है, बाप का नेचर बेटे में आ जाता है। एक इंजीनियर का बेटा है, मतलब जो भी बेटा बेटी जो भी बच्चे हैं, तो थोड़ा सा इंजीनियर का एक थोड़ा सा उसमें मतलब फीचर्स आ जाता है। टीचर है तो उसका बेटा में भी थोड़ा सा उसका गुण आ जाता है। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि उस सिर्फ उसका प्रोफेशन का, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर वो टीचिंग प्रोफेशन से है तो बेटा भी टीचर बन जाए, ये ज़रूरी नहीं है, बट थोड़ा बहुत फीचर्स उसमें होता है। अब ये सिर्फ हम प्रोफेशन की बात नहीं कर रहे हैं कि टीचर है या फिर इंजीनियर है या फिर डॉक्टर है तो उसका सिर्फ प्रोफेशन से, मतलब उसका जो नेचर है। अब हम टीचर हैं, बट हमारा जो नेचर है, टीचर अलग चीज़ है, मेरा प्रोफेशन है, बट हमारा जो नेचर है, मेरा जो मेंटालिटी है, मेरा जो थिंकिंग है, तो
थोड़ा सा वो जो गुण है जरूर मेरे नेक्स्ट जनरेशन में मतलब थोड़ा बहुत तो जरूर ट्रांसफ़र होता है। तो बाप का गुण बेटे में ज़रूर थोड़ा बहुत आता है, या फिर माँ का गुण जो भी कह लें आप, उसके बच्चों में ज़रूर थोड़ा बहुत आ जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस। तो इसको अगर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में कहें तो क्या होगा, तो हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट, जावा ऑब्स का बात कर रहे हैं। क्लास ऑब्जेक्ट इसका सबसे मेन टॉपिक है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे ही घूमता है पूरा का पूरा सब्जेक्ट। तो अगर हम कह लें कि एक क्लास का गुण दूसरे क्लास में ट्रांसफ़र हो जाए, एक क्लास का जो फीचर्स है अगर दूसरे क्लास में ट्रांसफ़र हो जाए, इसी को इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे हम क्या कह रहे हैं कि पेरेंट का, मम्मी पापा का जो भी गुण है उसके बच्चे में थोड़ा बहुत ट्रांसफ़र होता है। इसी कैपेबिलिटी को, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, है ना। तो ऐसी एबिलिटी, ऐसा क्षमता जिसमें आप क्या करते हैं, मतलब चाइल्ड क्या करता है, अपने पेरेंट का कुछ ना कुछ सीखता है, पेरेंट से कुछ ना कुछ गुण को अपने आप में समाहित करता है। इनहेरिटेड मतलब समाहित करना। तो वो क्या कर रहा है कि वो अपने पेरेंट के गुण को थोड़ा बहुत सीखता है, मतलब उनके बोल, वो अच्छा वो कैसे बोलते हैं, उनका नेचर कैसा है। आप जैसे बोलते हैं ना, अब टेररिस्ट का बेटा तो टेररिस्ट मतलब गोली बारूद मार पीट यही सब, मतलब गंदा चीज़ सीखेगा, गलत आदत सीखेगा। लेकिन एक डिसेंट इंसान है जो, तो ज़रूर उसका बेटा भी लगभग मतलब थोड़ा सा डिसेंसी तो ज़रूर अब ये नहीं कहेंगे कि 100% मतलब डिसेंट होगा, बट हाँ बहुत सारी चीज़ें वो सीखता है, शिष्टाचार सीखता है अपने पेरेंट्स से। बोलते हैं ना, जैसे परिवेश में जैसा लालन पालन पोषण होता है, जैसा मतलब सोसाइटी में रहता है, जैसा फैमिली में रहता है, वैसा हो जाता है। मतलब कहाँ से आया, हम बोलते हैं ना जैसा फैमिली में है, जैसा उसको परिवेश मिला है, जैसा एनवायरनमेंट मिला है, वैसा वो हो जाता है। तो कहाँ से हुआ, तो इनहेरिटेंस किया ना, मतलब उस परिस्थिति से, उस फैमिली से वो कुछ गुण को सीखा, उसमें अपने आप में उसको ट्रांसफॉर्म मतलब सीख रहा है, उसको अपने में समाहित कर रहा है। दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। मतलब समझ में आया कि किसी के गुण को अपने में ट्रांसफर करके एक्सेप्ट करना, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात कर रहे हैं इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, एबिलिटी, ऐसा क्षमता जिसमें पेरेंट का गुण चाइल्ड खुद में थोड़ा बहुत सीख रहा है उससे, है ना, ट्रांसफर कर रहा है। तो द एबिलिटी टू ट्रांसफर the property of one class to another class is called inheritance, है ना। द एबिलिटी मतलब ऐसा क्षमता जिसमें क्या हो रहा है जी, ट्रांसफर हो रहा है प्रॉपर्टी ऑफ वन क्लास टू अनदर क्लास, इसी को क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। जैसे बाप का गुण बेटे में ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। देखो मान लो क्लास ए बना दिए, अब हम प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में ही इसका एग्जाम्पल लिख रहे हैं। ये क्लास यहाँ से बंद हो गया। अगर सी प्लस प्लस होता तो यहाँ सेमीकॉलन लगता, बट जावा में सेमीकॉलन से बंद नहीं होता है क्लास। सी प्लस प्लस में तो हम लोग को पढ़ना नहीं है, अगर सी प्लस प्लस पढ़ रहे होते तो यहाँ सेमीकॉलन लगा देते। तो चलो इसके कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर हमने मेथड्स डिफाइन किए हैं, और यहाँ सेमीकॉलन अगर लगा देता तो सी प्लस प्लस होता, बट हम लोग को जावा में लिखना है। अब ये क्लास बना दिए, अब एक क्लास हम क्या बना दे रहे हैं, बी। अभी यहाँ पर एक दूसरे को एक कोई मतलब नहीं है, ये ज़रूरी नहीं कि नीचे ही लिखे। अगर हम यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम है क्लास बी, इसके भी कुछ अपने फीचर्स मतलब प्रॉपर्टीज एंड क्लास क्लोज। तो देखो क्लास ए के अंदर कुछ कंटेंट है यहाँ पर, और क्लास बी के अंदर भी कुछ है यहाँ पर। अब हम बोल रहे हैं कि ए अलग है बी अलग है, लेकिन अगर क्लास ए का फीचर्स बी में ट्रांसफ़र कर दें तो इसी को कहेंगे इनहेरिटेंस। तो कैसे होगा ये, तो जावा में एक कीवर्ड है। अब ये व्हाट इज़ कीवर्ड, ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो अगर यहाँ हम लिख दें ऐसे एक्सटेंड्स, अब यहाँ पर सी प्लस प्लस में क्या होता था, एक्सटेंड्स नहीं लिख के बस ऐसे लिखते थे और यहाँ लिख देते थे ए, तो ए का फीचर्स बी में चला जाता था, ए वाला ऐसे बी में चला जाता। लेकिन जावा में यहाँ कॉलन साइन से काम नहीं चलता, यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है, एक्सटेंड्स बस। तो क्या हुआ, क्लास बी जो है वो एक्सटेंड कर रहा है किसका प्रॉपर्टी को, ए का। तो ए का गुण बी में चला गया,
समझ में आया? तो ऐसे समझ लो कि ए वाला फीचर्स किस में जा रहा है, बी में जा रहा है। तो ए क्या हो गया जी, कौन पेरेंट और कौन चाइल्ड। अगर इसको हम डायग्राम से देखें तो ए क्लास ये है और बी क्लास ये है। अब किसको पेरेंट कहोगे और किसको चाइल्ड कहोगे? तो देख रहे हो ना, ए का प्रॉपर्टी बी में गया है, बी वाला ए में नहीं आया है, तो ए का प्रॉपर्टी गया। मतलब हम लोग क्या जानते हैं कि बच्चे से गार्जियन नहीं सीख रहा है, पेरेंट का गुण चाइल्ड में जाता है। तो उसी तरीके से हम कह रहे हैं कि ए का फीचर्स बी में गया, तो बी में ना प्रॉपर्टी ए का गया, तो ए का फीचर्स बी में गया, तो ए क्या हो गया जी, पेरेंट क्लास, है ना, ये हो गया पेरेंट क्लास। बी जो है ये इनहेरिट किया है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, चाइल्ड क्लास। तो जिसका गुण जा रहा है वो पेरेंट, और जो जिसमें जा रहा है ना, जैसे मेरे पेरेंट का फीचर्स मेरे में आया, मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत इनोसेंट है, तो थोड़ा सा डिसेंसी मेरे में भी आ गया, तो हम क्या कहेंगे, पेरेंट का गुण मेरे में आया, मेरे से वो नहीं सीखे, उनका फीचर्स मेरे में आया, तो उनका गुण मेरे में आया, तो जिनका गुण आ रहा है वो पेरेंट, और जिसमें जा रहा है मतलब मेरे में आया, तो हम क्या हो गए, चाइल्ड। तो पेरेंट क्लास ए है और बी हो गया चाइल्ड। हम लोग इसको अगर पेरेंट कहें तो इसको चाइल्ड कह दें, अगर इसको सुपर कह दें, सुपर क्लास, तो इसको क्या कह देंगे, सब क्लास। जैसा बोल लो, पेरेंट तो ये चाइल्ड, अगर ये सुपर है तो ये सब क्लास। अगर तुम इसको बेस क्लास कह दो, बेस क्लास, तो इसको डेराइव क्लास कहना पड़ेगा, क्योंकि उसी से डेराइव हो रहा है ये, तो ये डेराइव क्लास, जो भी नाम यूज़ करो, बट रिलेटेड करना। अगर वो पेरेंट तो ये चाइल्ड, अगर ये सुपर क्लास तो ये सब क्लास, अगर ये बेस क्लास तो ये डेराइव क्लास, उसी से डेराइव हुआ, ठीक है। तो इनहेरिटेंस इतने ही नहीं होता, मतलब समझ में आ गया जी, डेफिनेशन क्या था कि ट्रांसफ़र होता है प्रॉपर्टी एक क्लास का किस में, दूसरा क्लास में, तो है ना, ए का प्रॉपर्टी बी में चला गया, बी वाला ए में नहीं आया, तो हम लोग इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। मतलब क्लास बी जो है वो इनहेरिट किया है किसका, प्रॉपर्टी ए का। तो यहाँ लिखेंगे हेयर क्लास बी इनहेरिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ क्लास ए, है ना, क्लास बी इनहेरिट किया है किसका प्रॉपर्टी ऑफ क्लास ए। तो क्लास ए क्या हो गया, पेरेंट, और क्लास बी चाइल्ड, या क्लास ए को सुपर कहो, सब कहो, बेस कहो, डेराइव करो, समझ गए। और इनहेरिटेंस के लिए हम लोग कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। बट अब टाइप्स हैं इनहेरिटेंस के, कितने तरह के इनहेरिटेंस होते हैं, नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, तो ये अलग से एक चैप्टर है जी हमारा सिलेबस में, इनहेरिटेंस एक चैप्टर है, उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं और इनहेरिटेंस से फ़ायदा क्या है, उप्स में क्यों इसको लाया गया। तो हम ब्रीफली डिस्कस कर देते हैं चलो कि कितने तरह के इनहेरिटेंस होते हैं। अगर हम ऐसे कह दें कि ए है और बी है, ए का गुण बी में चला गया, फिर ए है और बी है, इन दोनों का गुण सी में चला गया, फिर ए है बी है, चलो ए ही रखते हैं, और इसका गुण 2 में चला गया, बी में और सी में चला गया, फिर एक है ए बी सी, विजिबल है, चलो डी, और भी हो सकता है, और एक है ए बी, इन दोनों का गुण सी, और इसका गुण फिर 2 में चला गया, एक्स और वाई। देखो ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, सिर्फ प्रोग्रामिंग में पॉसिबल है, चलो देखते हैं। तो एक क्लास ए है
उसका प्रॉपर्टी क्लास बी में चला गया। तो दो अलग अलग क्लास थे, क्लास ए और क्लास बी। तो क्लास ए का फीचर्स किस में चला गया जी? क्लास बी में चला गया। तो ये कौन सा इनहेरिटेंस हो गया? तो पेरेंट और चाइल्ड देखो, हम लोग जनरली पेरेंट को देख के करते हैं। तो यहाँ पेरेंट कौन है? ए। एक पेरेंट एक चाइल्ड, तो सिंगल पेरेंट है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस, क्योंकि सिंगल पेरेंट है, सिंगल चाइल्ड है, तो हम लोग पेरेंट को ही देख रहे हैं। सिंगल पेरेंट है तो सिंगल इनहेरिटेंस। यहाँ दो पेरेंट का एक चाइल्ड हो गया, तो इसको हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो हम लोग किसको देख रहे हैं जी? पेरेंट को। यहाँ एक पेरेंट है तो सिंगल इनहेरिटेंस, अब यहाँ दो पेरेंट है तो मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब यहाँ पर भी एक ही पेरेंट है, तो क्या इसको हम सिंगल इनहेरिटेंस कह दें? तो नहीं, यहाँ सिंगल पेरेंट के साथ सिंगल चाइल्ड था, एक बच्चा, एक मतलब फादर, एक सन, मतलब एक पेरेंट एक चाइल्ड, तो उसको सिंगल कह दिए। मल्टीपल पेरेंट्स हो गए अगर, तो उसको मल्टीपल कह देंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस। लेकिन एक ही के अगर दो चाइल्ड हो गए, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, बट यहाँ एक ही होगा, 1 1 होगा। यहाँ मैनी टू वन होगा, मतलब यहाँ 3 क्लास से भी एक हो सकता था, 4 से भी एक हो सकता था। अब लेकिन एक ही से यहाँ 3, मतलब एक गार्जियन का, एक पेरेंट का 3 4 5 चाइल्ड भी हो सकता है। इसको हम लोग हायरार्कियल इनहेरिटेंस कहते हैं। हायरार्कियल इनहेरिटेंस कहते हैं। अब ये देख लो, ए का बेटा बी, बी का बेटा सी, सी का बेटा डी। अब यहाँ जो पेरेंट हैं वो लेवल वाइज हैं, ये तो बहुत पूर्वज हो गए, उनका बेटा ये। अब डी के केस में देखेंगे तो डी का पेरेंट बी, डी का दादा ये, डी का परदादा ये। तो यहाँ पर जो लेवल वाइज है ना, इसलिए इसको क्या कह देते हैं? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एक लेवल में पेरेंट नहीं है, ये भी किसी का पेरेंट है, ये भी किसी का पेरेंट है, और ये भी किसी का पेरेंट है ना। ए किसका पेरेंट है? बी का, बी किसका पेरेंट है? सी का, सी किसका पेरेंट है? डी का। तो मल्टीपल लेवल में है, इसलिए इसको मल्टी लेवल। और हो सकता था, लेकिन मिनिमम 3 तो हो सकता है। अगर हम डी को मिटा दें, अभी भी ये मल्टी लेवल है, क्योंकि ए का पेरेंट बी, ए का चाइल्ड बी का चाइल्ड सी, अभी भी ये मल्टी लेवल है। लेकिन अगर इसको मिटा दें तो अब फिर ये मल्टी लेवल नहीं रहेगा, ये सिंगल इनहेरिटेंस हो जाएगा, सिंगल पेरेंट सिंगल चाइल्ड। लेकिन जैसे ही सी बना तो ये मल्टी लेवल हो गया, क्योंकि ये अगर बेटा है तो ये बाप है और ये दादा है। तो 3 लेवल कम से कम मल्टी लेवल में होना चाहिए। और भी जोड़ते जाओ तो फिर वो मल्टी लेवल ही रहेगा, 4 लेवल, 5 लेवल, 6 लेवल, लेकिन 3 तो होना चाहिए ना, क्योंकि 2 ही रहेगा तो फिर उसको सिंगल बोल देंगे। अब यहाँ तक समझ में आ गया कि 3 4 5 क्लास भी रहेगा, ऐसे बहुत सारा, और सबका प्रॉपर्टी एक में जाएगा तो मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाएगा। एक ही का बहुत सारा चाइल्ड रहेगा तो उसको हायरार्कियल कह देंगे। अब यहाँ देखो, ये दोनों को अगर नीचे वाला डायग्राम को मिटा दें, इसको हटा दें, तो क्या देख के लग रहा है कि हाँ ये मल्टीपल है, क्योंकि मल्टीपल पेरेंट का एक चाइल्ड है। अगर इसको हटा दें तो क्या लग रहा है? ये हायरार्कियल वाला है, एक पेरेंट है और उसका 2 गो चाइल्ड है। तो ये दोनों मिला देते हैं तो इसको क्या कह देते हैं? हाइब्रिड इनहेरिटेंस, जिसमें मल्टीपल और हायरार्कियल दोनों का कॉम्बिनेशन है। हालांकि ऐसा भी कर सकते थे हम लोग, ये हायरार्कियल के साथ मल्टी लेवल जोड़ सकते हैं, हम लोग मल्टी लेवल के साथ मल्टीपल जोड़ सकते हैं, ऐसा बहुत सारा मिक्सर करेंगे। बट ये सब हम लोग जब डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस तब इसको डील करेंगे। बस अभी बता रहे थे कि इतने तरह का इनहेरिटेंस हो सकता है। अब एक यहाँ केस इंपॉर्टेंट है कि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है, मतलब डायरेक्टली नहीं होता है। C++ में हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस डायरेक्ट बना देते हैं, लेकिन यहाँ नहीं होता है। मतलब एक क्लास कभी भी 2 क्लास का प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकता है जावा में। तो क्लास का प्रॉपर्टी, तो एक अगर ये क्लास है तो दूसरे, अगर ए का इनहेरिट कर लिया तो बी क्लास का नहीं कर पाएगा, अगर बी क्लास का पहले कर लिया तो ए का नहीं कर पाएगा। मतलब एक बच्चा कभी भी 2 गार्जियन का फीचर्स अपने में इनहेरिट नहीं कर पाता है, ये जावा के केस में। तो बोला तब तो जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होगा, क्योंकि 2 क्लास का गुण तो एक में नहीं जा सकता है। तो बोला मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है। इसके लिए हम लोग क्लास नहीं, उसके लिए इंटरफेस, एक अलग चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो उस सिनारियो में देखेंगे कि कैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो ये अलग टॉपिक है, ये अलग से स्पेशली वाइवा में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस तो डायरेक्टली नहीं होता है, तो कैसे करते हैं।
कैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस को जावा में अप्लाई किया जाता है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग इनहेरिटेंस टॉपिक को डिस्कशन करेंगे डिटेल में चैप्टर में। अभी बस इंट्रोडक्शन था ना कि व्हाट इज इनहेरिटेंस, तो अब तो समझ में आ गया कि एक क्लास का प्रॉपर्टी दूसरे में जा रहा है। तो देखो यहाँ इसका गुण इसमें गया, यहाँ इन दोनों का गुण इसमें गया, यहाँ इसका गुण दो में गया, इसमें ए का गुण बी में, फिर बी का गुण सी में, तो ए वाला भी तो सी में चल ही गया। जैसे ये सीखा अपने बाप से कुछ, बी सीखा होगा कुछ अपने बाप से, अब बी भी दे दिया सी को, तो बी अपना नॉलेज और ए का जो नॉलेज लिया था वो भी ट्रांसफर कर दिया, तो सी में तो दोनों का गुण आ गया, दादा का भी और अपने बाप का भी, तो इसको मल्टी लेवल कह दिए। और या तो मिला दिए, दो तीन इनहेरिटेंस कर दो, दैट इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग आगे, ठीक है। अब लास्ट जो रह गया है फीचर्स उप्स का, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। देखो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है जी? पॉली का मतलब होता है मैनी, जैसे पॉलीगॉन बोलते हो ना, अब ऑक्टागॉन बोलते हो ना जब, ऑक्टागोनल, तो ऑक्टागोनल का मतलब होता है उसमें कितने एंगल होंगे जी? 8, है ना। जब हेक्सागोनल बोलते हो तो क्या कहते हो? हेक्सागोनल में 6 एंगल, लाइक दिस, हिंदी में षटकोण कहते हो ना, 6 एंगल। देखो कितने एंगल हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया। इसको हेक्सागोनल कहते हैं, हिंदी में षटकोण कह दिए। ऑक्टा वाला में 8 होगा, है ना। तो पॉली, जब ये भी एक पॉलीगॉन है, ये भी एक पॉलीगॉन है। क्यों पॉलीगॉन है? क्योंकि मल्टीपल है। पॉली मतलब मैनी, तो है ना मैनी, 8 को मैनी हो गया, 6 को भी मैनी कह सकते हैं। तो जहाँ ट्रायंगल को भी क्या कहेंगे? ट्रायंगल भी पॉलीगॉन है, क्योंकि इसमें भी 3 एंगल होता है, तो इसको भी पॉलीगॉन कहते हैं। तो जहाँ एक से ज़्यादा एंगल हुआ तो उसको क्या कहेंगे जी? पॉलीगॉन। तो स्ट्रेट लाइन, अब स्ट्रेट लाइन में तो कोई एंगल ही नहीं बन रहा है कहीं, अब ऐसे करोगे तब ना यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब यहाँ स्ट्रेट लाइन में क्या बनेगा? तो इसमें कोई नहीं है, कम से कम एक क्लोज्ड लूप होना चाहिए, तब जा कर के तो कम से कम तो 3 होगा, है ना। तो हमको ये डिस्कस नहीं करना है, ये हम लोग दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स नाम के सब्जेक्ट में ये सब पढ़ोगे तुम लोग। तो पॉली मतलब होता है मैनी। तो एक नाम, वन नेम हैज मैनी फॉर्म्स, वन नेम हैज मैनी फॉर्म्स, इसी को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो मतलब वन नेम, एक नाम का मैनी फॉर्म्स, फॉर्म्स मतलब टाइप, अलग अलग टाइप, बोलते हैं ना बहुत सारे फॉर्म्स का है, बहुत सारे फॉर्म मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। तो एक नाम का बहुत सारा टाइप कैसे होगा? तो इसको रियल थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझो। हम बोलते हैं व्हीकल, व्हीकल मतलब होता है हिंदी में क्या जी? सवारी, क्या कहते हैं? सवारी, वाहन, एग्जैक्ट इज वाहन, तो हिंदी में वाहन कहते हैं, है ना। तो हम बोलेंगे वाहन, क्या चीज़ से आते हो? वाहन से आते हैं, मतलब व्हीकल से आते हैं। और मेरे फ्रेंड हैं कोई सर, उनको भी कोई पूछा कि आप क्या चीज़ से आते हैं, कैसे आते हैं, क्लासरूम तक कैसे पहुंचते हैं, तो हम भी बोलेंगे व्हीकल से, वो भी बोलेंगे व्हीकल से आते हैं। तो समझ में आ रहा है, अच्छा ये व्हीकल से आते हैं तो कौन वाला व्हीकल? व्हीकल तो बहुत तरह का होता है। तो फिर हम बोलेंगे कि नहीं, हम कहेंगे, हम लोगों से पूछा गया कि क्या चीज़ से आते हैं, हम बोले व्हीकल से, और मेरे फ्रेंड भी बोले व्हीकल से। तो व्हीकल से आते हैं, लेकिन वो बोले तो अब तो सुनने वाला को तो लगेगा कि दोनों सेम चीज़ से आ रहे हैं, लेकिन हम कहेंगे नहीं, ऐसा व्हीकल से आते हैं जिसमें ना 2 चक्का है, 2 व्हीलर्स, 2 व्हील है उसमें, 2 व्हील। तो अच्छा समझ जाएंगे, अच्छा आप किस से आते हैं? तो बोलेगा नहीं, हम जो व्हीकल से आते हैं उसमें तो 4 व्हील है। अच्छा, तो ये समझ जाएंगे, अच्छा ये 2 व्हीलर से आते हैं और ये 4 व्हीलर से आते हैं, लेकिन है तो दोनों व्हीकल ही, दोनों ही तो वाहन ही है। तो हुआ क्या, दोनों एक ही क्लास से बिलोंग करता है ना। वन नेम, दोनों का नाम क्या है? व्हीकल ही है, लेकिन मैनी फॉर्म्स, फॉर्म अलग है, ये 2 चक्का वाला है, ये 4 चक्का वाला है, तो है ना, वन नेम हैज मैनी फॉर्म्स। तो डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं हम लोग उसके मैसेज से। अगर अलग मैसेज दिए तो समझ जाएंगे, अच्छा जैसे हम बोलेंगे 2 व्हील वाला व्हीकल, तो समझ जाएंगे अच्छा 2 व्हीलर का बात कर रहे हैं, ये दो चक्का से आते हैं। वो बोलेंगे 4 व्हील वाला व्हीकल, तो समझ जाएंगे अच्छा ये कार से आते होंगे। तो
व्हीकल ही है दोनों, नाम एक ही है दोनों का, लेकिन दोनों का फॉर्म अलग अलग है, इसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब हम मैसेज से डिसाइड कर सकते हैं कि हम किस क्लास की बात कर रहे हैं, किस कैटेगरी की क्लास की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं बर्ड, है ना, बर्ड बोल दिए। अब बोलेगा कि एग्जाम्पल में जैसे हम बोल रहे हैं बर्ड के बारे में, जब कोई हमसे पूछा कि आप अभी बर्ड देख के आए ना, बोले हाँ बर्ड देखे हैं, तो बोला कौन सा बर्ड था, तो बोलेंगे बर्ड ही तो था। बोले कैसा बर्ड, तो नहीं ऐसा बर्ड था जो दिन में देख सकता है, तो बोलेंगे हु कैन सी एट नाइट, नाइट रात में देख सकता है, हु कैन सी एट नाइट, ऐसा पक्षी जो रात में देख सकता है। बगल वाले दोस्त से पूछा कि आप, तो बोलेंगे ऐसा पक्षी हु कैन सी ऑन डे, अच्छा वो दिन में देख सकता है। तो समझ में तो आ रहा है दोनों तो बर्ड ही है, एक ऐसा पक्षी है जो रात में देख सकता है, कैन सी एट नाइट, और एक ऐसा पक्षी है जो दिन में देख सकता है, कैन सी ऑन डे। लेकिन है तो दोनों पक्षी, लेकिन मैसेज से समझ में आ जाएगा, हम तो मैसेज दे दिए कि हु कैन सी एट नाइट एंड हु कैन सी एट डे, तो समझ जाएंगे अच्छा ये ऐसा पक्षी देख क्या है जो दिन में रात में देखता है, तो ये समझ जाएंगे अच्छा उल्लू के बारे में बोल रहे हैं क्या। ये बोलेंगे ऐसा पक्षी जो दिन में देखता है, बोलेंगे अच्छा तोता देखे होंगे, हो सकता है, हो सकता है कौवा देखे होंगे, है ना ऐसा। तो मतलब मैसेज से पता चलता है कि हम किस तरह के ऑब्जेक्ट को देखे होंगे। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब समझ में आया, है तो दोनों चिड़िया ही, लेकिन एक है रात में देखने वाला, एक है दिन में देखने वाला। तो वन नेम, नाम एक ही है लेकिन उनका टाइप अलग है, और ये डिसाइड कैसे करते हैं, बाय पासिंग मैसेजेस। तो हम मैसेज पास किए, ऐसा पक्षी जो रात में देखता है तो समझ गए अच्छा उल्लू, ऐसा पक्षी जो दिन में देखता है तो अच्छा कौवा, मोर, तोता, ठीक है। तो वन नेम हैज मैनी फॉर्म्स दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसको प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में कैसे कहेंगे, एक नाम का मैनी फॉर्म कैसे हो सकता है। अब थोड़ा सा याद करोगे, अगर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट अगर याद होगा, अच्छे से पढ़े होगे, जैसे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं पहले पढ़े हैं वो तो इजीली बता पाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने लॉकडाउन में भी पूरा क्लास किया है, ऑनलाइन क्लासेस भी किए, वो कंप्लीट कोर्स पढ़ा है वो लोग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग एक टॉपिक है, सी प्लस प्लस में था, उप्स में था, जावा में भी है फंक्शन ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग उस पर से देखो, डायनामिक बाइंडिंग, स्टैटिक बाइंडिंग, ये सब टॉपिक है। तो अगर वो नहीं समझ में आता है तो अभी हम एक्सप्लेन कर नहीं कर सकते, क्योंकि हम समझाएंगे तो ऊपर से चला जाएगा, फिर बोलोगे कि क्या पढ़ा दिए। तो हम लोग धीरे धीरे उस कॉन्सेप्ट तक आएंगे कि व्हाट इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग। फिर भी बता दें, जैसे डिस्प्ले नाम का कोई फंक्शन बना दिए, फिर एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना दिया, तो बोला दो कैसे बना सकते हैं, बोला हाँ बना सकते हैं, लेकिन इसमें एक इंटीजर आर्गूमेंट दे देते हैं, इसमें कुछ भी नहीं था। फिर एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना रहे हैं, बोला हाँ तीन को बना सकते हैं, बोला इसमें कैसे, बोला इसमें डाटा टाइप अलग कर दो फ्लोट। फिर एक बना सकते हैं अलग, बोला हाँ अलग कर दो, तो बोला क्या नाम, डिस्प्ले, और इसमें क्या अलग करोगे, तो बोला दो को इंटीजर दे देते हैं। तो देखो सबका नाम डिस्प्ले ही है, डिस्प्ले फंक्शन, डिस्प्ले फंक्शन, डिस्प्ले फंक्शन, डिस्प्ले फंक्शन, लेकिन एक में आर्गूमेंट कुछ नहीं है, एक में एक इंटीजर है, एक में फ्लोट है, तो समझ जाएगा अच्छा ये इंटीजर लेने वाला है, ये फ्लोट लेने वाला है, ये कुछ भी नहीं लेगा, और ये दो को इंटीजर लेगा, तो सब अलग है। मान लो ना 4 लिखा हुआ है, हम पूछ रहे हैं तुमसे, ऐसा 4 फंक्शन है, 1 2 3 4, अब हम तुमसे पूछ रहे हैं, चारों का नाम डिस्प्ले फंक्शन है, बताओ कौन सा डिस्प्ले फंक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं जो दो इंटीजर नंबर आर्गूमेंट पे तौर पे लेगा। तो तुमको दिख रहा है ना कौन है दोनों आर्गूमेंट लेने वाला, दो आर्गूमेंट लेने वाला तो कोई है ये नहीं, एक के गो है, तो 4 नंबर वाला बोल दोगे। अच्छा हम फिर से बोल रहे हैं डिस्प्ले फंक्शन पे हमको काम करना है, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करना है, बोल रहा है कौन सा डिस्प्ले, बोलेंगे एक नंबर आर्गूमेंट लेगा, बोला एक लेने वाला तो दो गो है, ये भी एक लेगा, ये भी एक लेगा, बोले नहीं इंटीजर वाला हम बोल रहे हैं, एक ही आर्गूमेंट लेगा और वो भी इंटीजर, तो बोलेगा अच्छा इसका बात कर रहे हो सेकंड वाला, बोला अच्छा। फिर डिस्प्ले फंक्शन को ही कॉल करना है, लेकिन इस बार हम कोई भी आर्गूमेंट नहीं देंगे, बस ऐसे ही खाली खाली कॉल करना है, तो बोलेगा तब तो शुरू वाला का बात कर रहे हो। अच्छा बोलेगा एक डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर दो, लेकिन आर्गूमेंट पे ना एक ही को वैल्यू देंगे और वो फ्लोट जाएगा, बोलेगा अच्छा इसका बात कर रहे हो। तो पहचान में आ रहा है ना कि कौन सा डिस्प्ले को कॉल कर रहे हैं, तो है ना सबका नाम एक ही, तो वन नेम, नाम एकदम वन ही होगा बट फॉर्म्स अलग अलग होगा, सबका अलग अलग टाइप होगा, तो है ना वन नेम हैज़ मैनी फॉर्म्स, इसी को फंक्शन ओवरलोडिंग कहते थे। ये भी किसका एग्जाम्पल है, पॉलीमॉर्फिज्म का है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में अगर करना है तो ऐसे कर सकते हैं, और रियल लाइफ एग्जांपल देना है तो आप ऐसे दे सकते हैं कि है तो दोनों चिड़िया ही, लेकिन एक रात में देखने वाला है और एक दिन में देखने वाला है, तो दोनों अलग अलग टाइप के हो गए, लेकिन क्लास एक ही है दोनों का, ठीक है।
तो इसको हम लोग प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में भी अप्लाई करके देखेंगे कि फंक्शन ओवरलोडिंग कैसे होता है, स्टैटिक बाइंडिंग क्या है, डायनामिक बाइंडिंग क्या है, उसमें रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। तो ये सब जब टॉपिक पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म डिटेल में तब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग अब तक क्या मतलब डिस्कशन हो गया हमारा, जो फीचर्स है उप्स का, कि क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोग्रामिंग का क्या क्या फीचर्स हो सकता है। तो जावा क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो हम लोगों ने पहला फीचर्स पढ़ा क्लास, दूसरा फीचर्स पढ़ा ऑब्जेक्ट, तीसरा पढ़े हम लोग डेटा एब्स्ट्रैक्शन, चौथा हम लोगों ने पढ़ा इनकैप्सुलेशन, पांचवा हमने पढ़ा इनहेरिटेंस, और छठा हमने पढ़ा पॉलीमॉर्फिज्म। हालांकि ये कंप्लीट अभी नहीं है, क्योंकि ये सब हम लोगों को प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में फिर से देखना है कि ये सब कोडिंग में कैसे काम होता है, ठीक है। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। क्लास फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, इसका कोई प्रॉपर्टी, कोई बिहेवियर नहीं होता, ऑब्जेक्ट का होता है। दुनिया में जो भी चीज़ तुम पहचान सकते हो फिजिकली दुनिया में एग्जिस्ट करता है, वास्तव में है इस दुनिया में प्रेजेंट, वो ऑब्जेक्ट हो गया, इसका प्रॉपर्टी बिहेवियर होता है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या था, ज़रूरत का चीज़ दिखाओ और डिटेल क्या ऐसे हो रहा है, कैसे हो रहा है वो काम, उसको छिपा दो, बैकग्राउंड प्रोसेस हिडन, सिर्फ ज़रूरत का चीज़ दिखाए। जैसे स्विच दबाए लाइट जला, स्विच दबाए पंखा चला, कैसे चला छोड़ देना है। इनकैप्सुलेशन मतलब रैप करना, किसको किसको, तो क्लास के अंदर फंक्शन को और वेरिएबल को, दैट इज इनकैप्सुलेशन। इनहेरिटेंस क्या है, पेरेंट का गुण चाइल्ड में जाता है, ये इनहेरिटेंस है। पॉलीमॉर्फिज्म होता एक ही है, नाम एक ही होगा, बट मैसेज अलग अलग होने के कारण दोनों का टाइप अलग हो जाएगा। वन नेम हैज मैनी फॉर्म्स, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। इसका डिटेल में टाइप हम लोग पढ़ेंगे जब कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो ये उप्स का फीचर्स हम लोग कंप्लीट किए। नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट करेंगे जावा का, एक्चुअली कि जावा शुरू कहाँ से होता है। तो जावा में सबसे पहले कि जावा का कैरेक्टर सेट, मतलब अब लैंग्वेज सीख रहे हैं जावा लैंग्वेज, तो इसके जैसे इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करोगे तो इंग्लिश में पहले ABCD शुरू करेंगे। अगर हिंदी पढ़ना है तो क ख ग घ पढ़ोगे। वैसे ही अगर जावा पढ़ना है तो पहले हम लोग जावा के कैरेक्टर से स्टार्ट करेंगे कि कहाँ से जावा का स्टार्ट करेंगे एकदम। तो पहला क्लास स्टार्ट करेंगे कोडिंग का, मतलब सिलेबस का, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड होगा तो तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा अपडेटेड, और तुरंत देख पाओगे, ठीक है। फिर नहीं तो अगर वो नहीं देख पाओगे तो अगला वीडियो जब देखोगे तो बीच में समझ नहीं आएगा, इसलिए ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू।